नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कार्बन टॉपिक से रिलेटिव जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में पढ़ा था। जैसे हमने पढ़ा कार्बन क्या होता है, कार्बन की विशेषताएं क्या है, कार्बन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करते हैं। फिर हमने कार्बन यौगिकों के नामकरण की भी एक स्पेशल वीडियो बनाई जिसमें हमने कार्बन यौगिकों का नामकरण करने का डिटेल से पूरा तरीका सीखा। फिर हमने कार्बन के अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो के अंदर हम दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे फ्रियोन है, CNG है, LPG है, इनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन टॉपिक्स के बारे में कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे साथी सिर्फ PYQ क्वेश्चन ही सोल्व करने में रह जाते हैं और कभी भी वो कंप्लीट टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते। इसीलिए आप पहले पूरा टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद जितने चाहे आप PYQ क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रियोन टॉपिक को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल पर आपको जो भी टॉपिक की वीडियो मिलती है वो पूर्णतः कंप्लीट टॉपिक जो है वो करवाया जाता है, अधूरा टॉपिक एक भी नहीं होता। और इसको पढ़ने के बाद आपको NCERT या RBSC की कोई भी पुस्तक या अन्य कोई नोट्स जो है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती और यही फैक्ट जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक फ्रियोन को। फ्रियोन क्या होता है? सबसे पहले तो हमें इतना याद रखना है कि भाई पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन, पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो एल्केन है उसी को फ्रियोन कहते हैं। तो पहला फैक्ट ही हमें ये याद रखना है कि एल्केन का दूसरा नाम होता है पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। फ्रियोन का दूसरा नाम क्या होता है? तो फ्रियोन का दूसरा नाम होता है पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। फ्रियोन को पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन भी कहते हैं। ठीक है, कि फ्रियोन किसे कहा जाता है या फ्रियोन का दूसरा नाम क्या है? तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन, यही फ्रियोन का दूसरा नाम होता है। अब हम फ्रियोन की परिभाषा की बात करें। कहता है कि भाई जब कार्बन परमाणु से, यदि कार्बन परमाणु से क्लोरीन जोड़ दिया जाए और फ्लोरीन जोड़ दिया जाए और ये सब जुड़कर जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को क्लोरो यानी कार्बन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरो यानी क्लोरीन, फ्लोरो यानी फ्लोरीन और कार्बन या फ्रियोन कहा जाता है। यदि कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन या फ्लोरीन इनको जोड़कर एक यौगिक जो बनाया जाता है उसे क्लोरोफ्लोरो कार्बन या फ्रियोन कहा जाता है। फ्रियोन की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है कि यदि कार्बन परमाणु के साथ क्लोरीन या फ्लोरीन को जोड़कर जब यौगिक का निर्माण किया जाता है तो इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि फ्रियोन का दूसरा नाम होता है पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। और फ्रियोन कहते किसे हैं कि भाई यदि कार्बन के साथ क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है फ्रियोन की कि भाई कार्बन के साथ क्या क्या जोड़ना है, एक क्लोरीन जोड़ना है और एक फ्लोरीन जोड़ना है और इन तीनों के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जो है वो कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्रियोन का नामकरण और फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है। भाई पहले फ्रियोन का निर्माण पढ़ लेते हैं कि फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है और उसके बाद में पढ़ेंगे फ्रियोन का नामकरण। तो फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, यही लिखा हुआ है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। देखो C का मतलब कार्बन, ये 4 लिखा हुआ है, आपको पता है एक को मैथ एथ, ठीक है, प्रोपेंट, जिस प्रकार से कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई कार्बन अन्य कोई भी परमाणु है यदि उसकी संख्या 1 होगी तो मोनो यूज किया जाता है। ठीक है, 1 है उसके लिए मोनो, 2 के लिए डाई,
इसीलिए तो अपने बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है इसलिए मोनो, ठीक है। 3 के लिए शब्द यूज किया जाता है ट्राई, ठीक है, और 4 के लिए यूज किया जाता है टेट्रा, ठीक है। CCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका मतलब क्लोराइड जो है उसके 4 अणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन के 4 अणु इसमें जुड़े हुए हैं, तो CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपने करवाएंगे किससे? H यानी हाइड्रोजन, F यानी फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड से यदि इसकी क्रिया कराएं और SbCl5 की उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में यदि क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास जो यौगिक प्राप्त होता है वो CCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और उसके साथ फ्लोराइड भी जुड़ा हुआ है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्राप्त होता है। और ये CCl3F है, इसे ही हम फ्रियोन 11 भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रियोन का निर्माण किस प्रकार होता है? तो सिंपल सी इसकी जो प्रोसेस है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रियोन 11 का निर्माण होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो फ्रियोन 11 जो है वो प्राप्त होती है। तो सिंपल सा याद रखें, आपको इतना याद रखना है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इनकी आपस में क्रिया करवानी है। SbCl5 की उपस्थिति में यदि हम क्रिया करवाते हैं तो फ्रियोन 11 जो है इसका निर्माण होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि भाई फ्रियोन का दूसरा नाम होता है पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन। भाई फ्रियोन को दूसरे शब्दों में पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन कहते हैं। कहता है कि कार्बन परमाणु के साथ जब क्लोरीन और फ्लोरीन जुड़ता है और ये तीनों मिलकर कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन जब मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं तो इस यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जो है वो कहा जाता है। और फ्रियोन का निर्माण कैसे करते हैं? भाई कार्बन टेट्रा क्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड की उपस्थिति में, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में यदि हम क्रिया करवाएं तो CCl3F यानी फ्रियोन 11 जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रियोन का नामकरण। फ्रियोन का नामकरण कैसे किया जाता है? कहते हैं कि फ्रियोन के अणुसूत्र में, कि फ्रियोन का जो यौगिक है, ठीक है, उसके अणुसूत्र में एक तो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या जो है इनका प्रयोग करते हुए फ्रियोन का नामकरण करते हैं। और फ्रियोन के नामकरण का सूत्र होता है XYZ, ठीक है। फ्रियोन के नामकरण का सूत्र होता है X, Y और Z। फ्रियोन के अणुसूत्र में उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन परमाणु हैं उनकी संख्या का उपयोग करते हुए फ्रियोन जो है इसका नामकरण जो है वो किया जाता है, ठीक है। और फ्रियोन के नामकरण का जो फॉर्मूला है वो होता है X, Y और Z। तो अब ये X, Y और Z क्या होते हैं इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ये तो चाहे आप रट ही लें, फ्रियोन के अणुसूत्र में X का मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। आप इतना ही याद रख लें कि X बराबर होता है कार्बन की संख्या जो है उसमें से एक कम कर दो। ये जो पूरा सूत्र लिखते हैं इसमें X का मतलब होता है कि कार्बन की जो संख्या है उसमें से एक कम कर दिया जाए। X का मतलब कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक अधिक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक अधिक। और Z का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित फ्लोरीन परमाणु की संख्या। परीक्षा में एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड जो है ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है, कि X का मतलब क्या होता है? कार्बन की संख्या में से एक कम। Y का मतलब होता है हाइड्रोजन की संख्या में एक अधिक और Z का मतलब होता है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। आप एडजेक्ट ऐसे याद रखें। परीक्षा में दो प्रकार से प्रश्न को घुमाने का प्रयास किया जाता है। पहला प्रयास तो ये होता है कि X के अंदर वो हाइड्रोजन के बारे में लिख देगा,
या वाई जो है इसमें कार्बन के बारे में लिख देगा। दूसरा, वो इस प्रकार घुमा सकता है कि एक्स में लिख देगा कार्बन -1 है, यहाँ पे +1 लिख देगा। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चेंज जो है वो परीक्षा के अंदर कर दी जाती है। और ये प्रश्न जब भी परीक्षा में आते हैं, विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो भी साथी परीक्षा देने जाते हैं, अगर उनका टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, भले ही उन्होंने कितने ही PYQ क्वेश्चन क्यों ना कर लिए हो, लेकिन ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक रहती है। तो याद रखें, फ्रियोन के अणु सूत्र के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो परमाणु की संख्या है उनका प्रयोग करते हुए नामकरण किया जाता है। और फ्रियोन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम XYZ से लिखते हैं। यहाँ पर X का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या जो है उससे एक कम। X का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या से एक कम। Y का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक अधिक। और Z का मतलब है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। आपको ये तीनों फैक्ट याद होने चाहिए। X का मतलब कार्बन की संख्या में से एक कम, Y का मतलब हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है उसमें एक अधिक, और Z का मतलब है फ्रियोन के अणु के अंदर जो फ्लोरीन परमाणु की संख्या है वो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रियोन क्या होता है। तो पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन जो है इसको फ्रियोन कहते हैं कि कार्बन परमाणु के साथ जब क्लोरीन फ्लोरीन जुड़ जाए और ये तीनों मिलकर एक जो यौगिक बनाते हैं, इस यौगिक को क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है। तो सिंपल सी इसकी समीकरण थी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ यदि SbCl5 की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाए तो फ्रियोन 11 जो है वो प्राप्त होता है। फिर हमने पढ़ा फ्रियोन का नामकरण। तो फ्रियोन का नामकरण के लिए हम देखते हैं कि फ्रियोन का जो अणु सूत्र होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की संख्या का प्रयोग करते हुए फ्रियोन का नामकरण हम करते हैं। फ्रियोन के नामकरण का सूत्र होता है XYZ। X का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या जो है उसमें से एक कम। Y का मतलब है जो फ्रियोन का अणु है उसके अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है उसमें एक ज़्यादा और जोड़ दो, यानी H+1। और Z का मतलब होता है फ्रियोन अणु में उपस्थित जो फ्लोरीन परमाणु की संख्या है वही Z का मान होती है। अब हम एक एक करके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रियोन 11 का फॉर्मूला। फ्रियोन 11 का फॉर्मूला क्या होता है, CFCl3। फ्रियोन 11 का सूत्र होता है CFCl3। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो X का मान क्या होगा। तीन चीज़ें आपको ध्यान देना है। इस सूत्र में X का मान क्या होगा। X हमने पढ़ा था कार्बन की संख्या में से एक कम। ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, एक है। उस एक में से एक घटा दो यानी कितना आएगा, 0। तो X का मान कितना आ गया हमारे पास, 0। Y हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक जोड़ दो। Y हमने पढ़ा था हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में एक जोड़ दो। इस पूरे में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इस पूरे के अंदर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, मतलब हाइड्रोजन का मान है 0 + 1। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होता है, यानी Y का मान कितना आ गया, 1। और Z हमने पढ़ा था फ्लोरीन की संख्या। तो फ्लोरीन देख लो इसके अंदर कितना है, 1 है, इसलिए Z का मान भी कितना हो गया, 1। यानी X 0, Y 1, Z 1। इसीलिए फ्रियोन 11 का सूत्र क्या होता है, CFCl3। फ्रियोन 11 का सूत्र होता है CFCl3। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रियोन 12। फ्रियोन 12 का सूत्र देखो। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 12 को 0 1 2, मतलब X का मान 0, Y का 1 और Z का 2। ठीक है, X का 0, Y का 1, Z का 2। ठीक, यहाँ देखो X का मान 0 है, मतलब कार्बन की संख्या -1। यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 1 है, 1 में से 1 घटाओ कितना आएगा, 0, यानी X का मान कितना आया, 0, इसीलिए 0 आ गया। अब देखो Y हम जानते हैं हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ना होता है। यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो 0 + 1 करेंगे कितना आएगा, 1।
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है, इसीलिए ये 1 लिखा गया यहाँ पे फ्रीओन। अब देखो z का मान किसके बराबर होता है, फ्लोरीन के। यहाँ पे देखो फ्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र में z का मान कितना आ गया, 2, ठीक है। तो ये CF2Cl2 जो है वो फ्रीओन 12 का सूत्र है। अब हम पढ़ेंगे फ्रीओन 112 का सूत्र। देखो कैसे, अब देखो ये x का मान है, ये y का मान होता है और ये z का मान होता है। अब देखो x का मान 1 कैसे आया, यहाँ देखो C2 यानी कार्बन कितने हैं, 2। हम जानते हैं x बराबर क्या होता है, C-1। C का मान कितना है, 2, 2 में से 1 घटाओ कितना बचा, 1, यानी x का मान कितना है, 1, इसीलिए यहाँ पे ये 1 आया। अब y देखो, y बराबर कितना है, 1, ठीक है। हम जानते हैं कि H+1 होता है, y बराबर क्या होता है, H+1। h का मान तो यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है, तो 0 + 1 करेंगे कितना आएगा, 1, वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब z का मान किसके बराबर होता है, फ्लोरीन के बराबर। फ्लोरीन के कितने यहाँ पे परमाणु हैं, 2, ठीक है, तो z का मान भी कितना आया, 2, यहाँ पे भी कितना आएगा, 2, इसीलिए फ्रीओन 112 का सूत्र C2F2Cl4 होता है। अब फ्रीओन 113, फिर वही तरीका, ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है, ठीक है। C कितने, 2, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर होता है C-1, 2 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 1, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। y हम जानते हैं y किसके बराबर होता है, H+1 की, तो 0 + 1 करेंगे कितना होगा, 1, यहाँ 1 आ गया। और z किसके बराबर होता है, फ्लोरीन की संख्या के, तो फ्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 3, इसीलिए यहाँ कितना आ गया, 3, यानी फ्रीओन 113 का अणु सूत्र C2F3Cl3। परीक्षा में ये चारों सूत्र जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और याद रखिए परीक्षा के अंदर सूत्र दे के आपको x, y और z का मान भी पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CT के अंदर स्पेशल फ्रीओन टॉपिक जो है वो दिया हुआ है 10+2 वालों के, तो उनके यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। कैसे प्रश्न आ सकता है, देखो आपसे प्रश्न में पहला तरीका तो ये है कि आपको ये सूत्र दे दे कि CFCl3 किसका सूत्र है, तो याद रखना फ्रीओन 11 का है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको फ्रीओन 11 दे के अणुसूत्र पूछ ले, तो अणुसूत्र CFCl3, दूसरा तरीका। अभी तीसरा तरीका कैसे होगा, आपको दे देगा कि फ्रीओन 11 का अणुसूत्र CFCl3 है, इसमें x, y और z का मान बताइए, तो x का मान 0, y का मान 1 और z का मान 1 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये अभी हमने डिटेल से पूरा पढ़ लिया है। इसके बाद में फ्रीओन 12 की बात करें, तो फ्रीओन 12 का अणुसूत्र क्या होता है, CF2Cl2। फ्रीओन 12 का सूत्र होता है CF2Cl2। यहाँ पर x का मान है 0, y का मान है 1, z का मान है 2। परीक्षा में प्रश्न वही 3 तरीके, पहला कि फ्रीओन 12 का अणुसूत्र CF2Cl2, दूसरा तरीका कि CF2Cl2 किसका अणुसूत्र होता है, तो फ्रीओन 12 का, तीसरा तरीका कि फ्रीओन 12 जिसका अणुसूत्र CF2Cl2 है, x, y और z के मान क्या होंगे, तो x का मान 0 होगा, y का मान 1 होगा और z का मान 2 होगा। क्यों होगा, ये अपने नीचे सोल्व कर रखा है। ऐसे ही फ्रीओन 112 का अणुसूत्र होता है C2F2Cl4। फ्रीओन 113 का अणुसूत्र जो है वो C2F3Cl3 होता है, ठीक है। फ्रीओन 113 का अणुसूत्र C2F3Cl3 होता है, जहाँ पे x का मान जो है वो 1 के बराबर होता है, y का मान 1 के बराबर, यहाँ z का मान 3 है, ठीक है। तो परीक्षा में वही 3 फैक्ट पूछे जाते हैं कि फ्रीओन 113 का अणुसूत्र तो C2F3Cl3, या ये पूछ ले कि C2F3Cl3 किसका सूत्र है, तो फ्रीओन 113 का। x का मान 1 होता है, y का मान 1 होता है और z का मान है वो 3 होता है। अब फ्रीओन के उपयोग, तो फ्रीओन के 2 इम्पोर्टेंट उपयोग जो हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला तो उपयोग जो है वो अक्रिय विलायक के रूप में ये काम में आते हैं। फ्रीओन जो है इसका उपयोग अक्रिय विलायक के रूप में जो है वो काम में लिया जाता है इसे। नंबर 2,
फ्रीऑन को रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और शीत संग्राहक जो होते हैं उनमें प्रशीतक के रूप में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। फ्रीऑन का उपयोग जो हमारे रेफ्रिजरेटर यानी जो फ्रिज है, एयर कंडीशनर, एसी जो है हमारे, और जो चिलिंग पॉइंट होते हैं, शीत संग्राहक जो होते हैं, उनके अंदर प्रशीतक यानी ठंडक प्रदान करने के रूप में भी फ्रीऑन गैस जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रीऑन के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। फ्रीऑन कहते किसे हैं, फ्रीऑन का नाम क्या होता है, फ्रीऑन का निर्माण कैसे करते हैं, फ्रीऑन का नामकरण करने की विधि क्या है और फ्रीऑन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे सीएनजी और एलपीजी के बारे में। अब हम सीएनजी और एलपीजी के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सीएनजी और एलपीजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट के अंदर हम परीक्षा में जितने भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उन सब महत्वपूर्ण फैक्ट को इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं। इस टॉपिक को हम इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, फैक्ट वाइज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीएनजी का पूरा नाम। सभी साथियों को पता है कि सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है, सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसके बाद में दूसरा परीक्षा में आने वाला प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। ठीक है, सीएनजी के अंदर मुख्य जो घटक है वो मीथेन होता है और मीथेन की लगभग 95% मात्रा जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। ये भी अच्छा प्रश्न है कि सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है, इसकी लगभग कितने प्रतिशत मात्रा जो है वो पाई जाती है। तो 95% मात्रा मीथेन की सीएनजी के रूप में जो है वो पाई जाती है। एलपीजी की बात करें हम तो एलपीजी के अंदर किन गैसों का मिश्रण होता है। तो एक तो याद रखें प्रोपेन का C3H8 और एक होता है ब्यूटेन का C4H10। फॉर्मूला भी याद रखें कि एलपीजी के अंदर प्रोपेन और ब्यूटेन जो गैसें हैं उन गैसों का मिश्रण एलपीजी के अंदर पाया जाता है। तो सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन जिसके अंदर लगभग 95% जो है मीथेन की मात्रा सीएनजी के अंदर होती है। एलपीजी के अंदर अगर हम गैसों की बात करें तो एक प्रोपेन पाई जाती है जिसका अणुसूत्र C3H8 व ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एलपीजी जो गैस है वो हवा से भारी होती है। एलपीजी गैस जो है वो हवा से क्या होती है, भारी होती है, क्योंकि ये हवा में तुरंत नहीं फैलती। हवा से भारी होने के कारण इसको वायु में फैलने में कुछ समय लगता है। आपने देखा होगा हमारे जो घरों के सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर एलपीजी गैस जो है वो भरी जाती है लिक्विड फॉर्म में, ताकि यदि उसका रिसाव हो तो वो तुरंत आग को न पकड़े, क्योंकि एलपीजी जो गैस है वो हवा से भारी होती है। और दूसरा फैक्ट याद रखें सीएनजी गैस जो है ये हवा से हल्की होती है। एलपीजी गैस हवा से भारी होती है और सीएनजी गैस जो है वो हवा से हल्की होती है। एक बार फिर से हम फैक्ट देख लेते हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है जिसके अंदर लगभग 95% मीथेन की मात्रा होती है। एलपीजी के घटक की बात करें तो एक प्रोपेन होता है और एक ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस हवा से भारी होती है जबकि सीएनजी गैस जो है वो हवा से हल्की होती है। उसके बाद में आता है कि घरेलू जो गैस सिलेंडर होते हैं जिनके अंदर एलपीजी भरी होती है उनका वज़न जो है वो 14.2 केजी के आसपास होता है और जो व्यावसायिक गैस सिलेंडर होते हैं उनका जो वज़न है वो लगभग 19 केजी यानी 19 किलो के बराबर होता है। कि जो घरेलू गैस सिलेंडर होते हैं उनका वज़न तो लगभग 14.2 केजी के आसपास होता है और जो कमर्शियल यानी वाणिज्यिक गैस सिलेंडर होते हैं उनका वज़न लगभग 19 केजी के आसपास होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सी गंध युक्त गैस मिलाई जाती है। तो याद रखें एथिल मरकैप्टेन जो गैस है वो मिलाई जाती है, जिसका अणुसूत्र C2H5SH होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, एलपीजी के घटक प्रोपेन और ब्यूटेन। एलपीजी गैस हवा से भारी होती है और सीएनजी जो है वो हवा से हल्की होती है। घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी का जो वजन है वो 14.2 kg के बराबर होता है और एलपीजी गैस जो है उसकी खुद की कोई गंध नहीं होती, इसीलिए उसमें एक गंध युक्त गैस मिलाई जाती है जिसका नाम एथिल मरकैप्टेन होता है और एथिल मरकैप्टेन का फॉर्मूला C2H5SH होता है। C2H5SH जो है वो एथिल मरकैप्टेन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। सीएनजी और एलपीजी जो है ये अपनी शुद्ध अवस्था में गंधहीन और रंगहीन होती है। इस सीएनजी और एलपीजी की शुद्ध अवस्था जो है इसके अंदर न तो इनकी कोई गंध होती है और न ही इनका कोई रंग होता है। सीएनजी और एलपीजी अपनी शुद्ध अवस्था में गंधहीन और रंगहीन होती है। सीएनजी को अगर जलाते हैं तो बहुत कम मात्रा में CO2 गैस और प्रदूषक जो है वो उत्पन्न होते हैं। इस सीएनजी को अगर हम जलाएं तो जलाने पर बहुत कम मात्रा में CO2 और प्रदूषक जो है वो उत्पन्न होते हैं। एलपीजी को हमेशा सिलेंडरों के अंदर तरल अवस्था में रखा जाता है कि जो एलपीजी जो है उसको सिलेंडरों में जब भरते हैं तो उसको द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में इसको रखा जाता है। फिर है एलपीजी का पूर्ण दहन करने पर सीएनजी को जलाएं तो बहुत कम मात्रा में CO2 निकलती है। यदि एलपीजी को जलाएं तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है और उसके साथ जलवाष्प जो है ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि भाई एलपीजी का पूर्ण दहन होने पर कौन कौन से मुख्य उत्पाद जो है वो प्राप्त होते हैं। तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन, एलपीजी के अंदर गैसें प्रोपेन और ब्यूटेन, एलपीजी गैस हवा से भारी होती है, सीएनजी गैस हवा से हल्की होती है। घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर एलपीजी का वजन 14.2 kg होता है। एलपीजी गैस जिसकी खुद की कोई गंध नहीं होती, लेकिन इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसके अंदर गंधयुक्त गैस मिलाई जाती है जिसका नाम एथिल मरकैप्टेन होता है और जिसका फॉर्मूला C2H5SH होता है। सीएनजी और एलपीजी अपनी शुद्ध अवस्था में गंधहीन और रंगहीन होती है। सीएनजी को जलाओगे तो CO2 निकलेगी बहुत कम मात्रा में। ठीक है, और यदि एलपीजी जो है इनका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं और एलपीजी को सिलेंडरों में सदैव तरल अवस्था के अंदर जो है वो रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बात करते हैं। प्राकृतिक गैस को जब सिलेंडरों में भरा जाता है तो इसे इसके सामान्य वायुमंडलीय दबाव से 200 से 250 बार तक संपीड़ित किया जाता है। कि भाई सीएनजी जो है, सीएनजी को यदि हम सिलेंडरों के अंदर भरें तो इसको सामान्य जो वायुमंडलीय दाब है उससे 200 से 250 बार तक संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, इतना दबाव उस पर डाला जाता है। ये बार नहीं है, ये बार यानी दबाव वाला बार है। बार का मात्रक वायुमंडलीय दबाव जो होता है इसका मात्रक बार होता है, इसीलिए यानी 200 से 250 बार। ठीक है, इतना उस पर दबाव जो है वो डाला जाता है। यदि प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी को सिलेंडरों में भरते हैं तो इसके अंदर सामान्य वायुमंडलीय दाब से 200 से 250 बार तक संपीड़ित इसको किया जाता है। फिर याद रखें सीएनजी जो है वो स्वतः प्रज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है। सीएनजी को खुद जलने का जो स्वतः प्रज्वलन ताप जो है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 540 डिग्री सेंटीग्रेड। सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन जो तापमान है वो लगभग 540 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। उसके बाद में सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग, ऑक्टेन रेटिंग जो है वो बहुत अधिक होती है। ऑक्टेन रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो इंजन होते हैं, इंजनों के अंदर जो आवाज़ आती है जिसको नॉकिंग बोलते हैं, ठीक है, उस आवाज़ को कम करने की दक्षता, यही तो ऑक्टेन रेटिंग होती है। ठीक है, तो सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग बहुत अधिक होती है, लगभग जो है वो 120 से 130 होती है।
सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग जो है वो लगभग 120 से 130 होती है। ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है कि उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण यह इंजनों में नॉकिंग को कम करता है। नॉकिंग यानी इनकी जो आवाज़ आती है बार बार, ठीक है, सीएनजी के दहन से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उस आवाज़ को ये कम करता है, जिसके कारण ईंधन की जो दक्षता है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि सीएनजी की ऑक्टेन रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 120 से 130 तक होती है। और उच्च ऑक्टेन रेटिंग होने के कारण ये इंजनों के अंदर नॉकिंग को कम कर देता है और इंजन की दक्षता को बढ़ाता है। तो 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़े कि सीएनजी को यदि हम सिलेंडरों के अंदर भरते हैं तो इसको सामान्य वायुमंडलीय दाब से 200 से 250 बार इतने दाब तक इसको संपीड़ित करते हैं। दूसरा था सीएनजी का स्वतः प्रज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, लगभग 540 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर हमने पढ़ा कि सीएनजी की जो ऑक्टेन रेटिंग है वो भी बहुत अधिक होती है, लगभग 120 से 130 तक होती है। और इसकी इस उच्च ऑक्टेन रेटिंग के कारण ही यह इंजनों में नॉकिंग जो होती है, नॉकिंग यानी जो उसके अंदर ध्वनि जो निकलती है उसको ये कम करता है और ईंधन की दक्षता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है एलपीजी सिलेंडरों में भंडारण के लिए इस पर उच्च दबाव डाला जाता है, जिससे ये तरल अवस्था में बदल जाती है। एलपीजी को जब सिलेंडर में भरते हैं तो इस पर उच्च दबाव डाला जाता है, जिस कारण ये तरल अवस्था में बदल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि एलपीजी जो होती है इसे कच्चे तेल के प्रभाजी आसवन यानी पेट्रोलियम रिफाइनिंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एलपीजी का कैलोरी मान यानी ऊष्मीय मान जो है वो बहुत अधिक होता है, लगभग 50 से 55 मोल जूल प्रति किलोग्राम होता है। एलपीजी का कैलोरी मान जो है वो लगभग 50 से 55 मोल जूल प्रति किलोग्राम होता है। एलपीजी दहन में ऑक्सीजन की कमी हो तो ये अत्यधिक विषैली गैस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और इस समय ये पीली लो के साथ दिखाई देती है। यदि एलपीजी के दहन के अंदर एलपीजी को हम जला रहे हैं और यदि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये अत्यधिक विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और जिसके कारण यह पीली ज्वाला जो है या पीली लो जो है वो दिखाई देती है। और लास्ट फैक्ट है कि एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग के लिए जो सिलेंडर काम में लिए जाते हैं उनका वजन 19 kg के आसपास होता है। तो ये थे हमारे सीएनजी और एलपीजी से रिलेटिव इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे बाहर शायद ही परीक्षा में कोई फैक्ट पूछे जाने की संभावना कभी बनी हो, या लगभग ये मान के चलिए कि इससे बाहर परीक्षा में कोई भी फैक्ट पूछा नहीं जाएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम कार्बन के ही एक और कार्बनिक यौगिक बहुलक जो है टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।